हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज का हमारा टॉपिक है पोर्टर्स कॉम्पिटिटिव मॉडल्स। ठीक है, इसे 5 फोर्सेस मॉडल भी कहा जाता है, जो ई माइकल या माइकल ई पोर्टर ने दिया था 5 फोर्सेस के रूप में। ठीक है, तो जो ये पोर्टर्स कॉम्पिटिटिव मॉडल है, ये क्या है, एक फ्रेमवर्क है जो किसी भी इंडस्ट्री के, ठीक है, कंपटीशन लेवल को क्या करती है, 5 फोर्सेस के आधार पर एनालिसिस करती है। अब इसमें हम पोर्टर्स कॉम्पिटिटिव मॉडल में 5 फोर्सेस देखेंगे जो क्यों यूज़ होती है। किसी भी इंडस्ट्री में जो कंपटीशन होता है, कंपटीशन लेवल होता है, उसको एनालिसिस करने के लिए ये माइकल पोर्टर ने ये 5 फोर्सेस दी थी। ठीक है, जिसमें इसकी फर्स्ट फोर्सेस थी क्या, कंपटीशन इन द कंट्री। ठीक है, न्यू एंटर्स इनटू एन इंडस्ट्री, मतलब कोई न्यू इंडस्ट्री का न्यू मार्केट में एंट्री करना। ठीक है, पावर ऑफ सप्लायर्स, सप्लायर्स के पावर, पावर ऑफ कस्टमर, कस्टमर के पावर, और थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट, मतलब ऐसा सब्स्टिट्यूट जो एक के होने पर दूसरे को क्या कर दे, दूसरे का जो एनालिसिस है उसको कम कर दे, या फिर उसके जो फोर्सेस है उसको कम कर दे। ठीक है, ये 5 फोर्सेस देखेंगे हम पोर्टर्स कॉम्पिटिटिव मॉडल में, जो एग्ज़ाम में आपको 5 फोर्सेस के नाम से भी आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पोर्टर्स कॉम्पिटिटिव मॉडल। पोर्टर्स कॉम्पिटिटिव मॉडल डेवलप्ड बाय Michael E. Porter in 1979 in a framework used to analyze the competitive forces in an industry to understand the profit potential and competitive intensity of that इंडस्ट्री। ठीक है, जो पोर्टर का प्रतिष्ठात्मक मॉडल या जिसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव मॉडल, वो क्या होता है, वो आपको एग्ज़ाम में पोर्टर्स 5 फोर्सेस के नाम से आता है। इसे 5 फोर्सेस के नाम से भी जाना जाता है, जो माइकल ई पोर्टर ने 1979 में दिया था। ठीक है, तो जो पोर्टर का कॉम्पिटिटिव मॉडल है वो माइकल ई पोर्टर 1970 ने दिया। ये एक ऐसा ढांचा है, या फिर बोल सकते हैं ये ऐसा फ्रेमवर्क है जो किसी उद्योग या इंडस्ट्री में मौजूद प्रतिस्पर्धा की ताकत है, मतलब कंपटीशन की ताकत का विश्लेषण करने, मतलब उस कंपटीशन में क्या चल रहा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसको एनालिसिस करके यह बताता है कि उस इंडस्ट्री में लाभ कमाने की क्षमता और प्रतिस्पर्धा का स्तर कितना है। ठीक है, तो ये जो कॉम्पिटिटिव मॉडल है ये बताता है कि उस इंडस्ट्री में कंपटीशन का जो लेवल है, ठीक है, कंपटीशन के अंदर जो स्ट्रेंथ है उसका विश्लेषण करके बताता है कि उस इंडस्ट्री में प्रॉफिट कमाने की क्षमता कितनी है, या फिर वो कितना कंपटीशन को जीत सकता है, उसका लेवल कितना है। मतलब अगर एक कंपनी है, ठीक है, उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, जो भी प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, या फिर अदर कोई कंट्री में वही चीज़ें क्या वही प्रोडक्ट बन रहा है, तो उस कंपनी से दूसरी कंपनी का जो कंपटीशन लेवल है वो कितना स्तर पे रहेगा। ठीक है, टॉप लेवल पे रहता है, मिडिल लेवल पे रहता है, लोअर लेवल पे रहता है। इस चीज़ को एनालिसिस करने के लिए माइकल ई पोर्टर ने 5 फोर्सेस दी थी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 5 फोर्सेस। ठीक है, इसमें फर्स्ट है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। ठीक है, सेकंड है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, और रिवेलरी। ठीक है, ये 5 फोर्सेस हम देखेंगे इस पोर्टर्स फोर्सेस मॉडल में या पोर्टर्स कॉम्पिटिटिव मॉडल में, जिसमें फर्स्ट है थ्रेट्स ऑफ न्यू एंटायर्स। ठीक है, द रिस्क ऑफ न्यू कंपनीज एंटर इन द इंडस्ट्री एंड इंक्रीज कॉम्पिटिशन। थ्रेट्स ऑफ न्यू एंटायर्स मतलब न्यू मार्केट का या फिर न्यू मार्केट में एंटर करना। ठीक है, मान लो कि आपकी कंपनी पहले क्या कर रही थी, किसी मार्केट में अपना प्रोडक्ट को सेल कर रही थी, उसके बाद क्या होगा, वो उस मार्केट को छोड़ के नए मार्केट में एंट्री करती है। उसमें रिस्क हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि आपको वहाँ पर कोई भी कस्टमर ना मिले, या ये भी हो सकता है कि उस मार्केट में आपकी जो सेल है, आपका जो प्रोडक्ट की सेल है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, ऑप्शन दोनों हो सकते हैं, या तो लॉस भी हो सकता है या फिर प्रॉफिट भी हो सकता है। मतलब अगर आप किसी न्यू मार्केट में एंट्री कर रहे हैं तो उसमें रिस्क है, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट फोर्सेस थी या फर्स्ट कॉम्पिटिटिव मॉडल था नए व्यवसायों के उद्योग में आने का खतरा, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए अब न्यू एंटायर्स मतलब न्यू मार्केट में एंट्री करना। ठीक है, ये 2 प्रकार से बताया गया है कि आप क्या कर सकते हैं, आप न्यू मार्केट में एंट्री करके अपने प्रोडक्ट की सेल कर सकते हैं, या फिर
आप जिस मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं उस मार्केट में न्यू एंटायर्स का क्या करना, प्रवेश करना। मतलब हो सकता है आपके मार्केट में दूसरी जो कंपनी है या दूसरी जो इंडस्ट्री है उसका प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए या उस प्रोडक्ट की सेल हो, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हो सकती है। तो इसमें क्या होगा, कंपटीशन होगा। उस कंपटीशन से पता चलेगा कि जो इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है वो किस लेवल पर है, ठीक है। उसकी सेल कितनी हो रही है, उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी हो रही है, कितनी सेल कर रहा है, ठीक है। उसमें मतलब कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। एग्जाम्पल देखिए, टेलीकॉम सेक्टर में नई कंपनी आना मुश्किल है क्योंकि निवेश बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे टेलीकॉम कंपनी है उसमें क्या होगा, उसमें नई कंपनियों का आना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। द प्रोडक्ट पर, ठीक है, जो प्रोडक्टिविटी होती है उस कंपनी की, उस इंडस्ट्री पर, उस इंडस्ट्री में, वो उस पर भी लागू होता है कि वो कितना प्रोडक्ट सेल करती है, उसका प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है। ये फर्स्ट फोर्सेस थी। सेकंड देखते हैं, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, ठीक है। ये सेकंड पावर है या सेकंड फोर्सेस है किसकी, बायर्स की, मतलब कस्टमर की। आप किसी दुकान में जाके क्या कर रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, ठीक है, किराना दुकान कर रहे हैं, वो उसमें वही बताया कि जो बायर्स होता है, जो कस्टमर्स होता है, उसकी क्या क्या फोर्सेस होती है या फिर उसमें कितनी पावर होती है। डेफिनेशन देखिए, द एबिलिटी ऑफ कस्टमर टू डिमांड लोअर प्राइसेस और बेटर क्वालिटी, ग्राहक की शक्ति की वे कम कीमत या बेहतर गुणवत्ता की मांग कर सके। देखो कस्टमर क्या होते हैं, कस्टमर जैसे शॉप में गए, उन्होंने क्या देखा, कपड़े देखा, उसके बाद क्या करेंगे, वो सारी चीज़ ऐसी देखते हैं कि वो चीज़ आपको उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहे, उसका प्राइस भी कम रहे, ठीक है। मान लो अगर आपने उसका प्राइस उसको अगर 2000 बताया तो कस्टमर क्या कहते हैं, उसको कम से कम कीमतें मांगने की सोचते हैं या कम से कम कीमत लगाते हैं। फिर वही चीज़ें होती है जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग आ गई है। ऑनलाइन शॉपिंग में लोग क्या देखते हैं, अपना जो प्रोडक्ट है वो देखते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट देखेंगे, इसकी 3 जैसे ऐप्स देख लो, मीशो, ठीक है, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, वो एक ही प्रोडक्ट को तीनों में देखेंगे। उसके बाद उन्हें लग रहा है यार मीशो में वो प्रोडक्ट उनको कम में मिल रहा है, तो क्या करेंगे, उस ऐप से, ठीक है, उस ऑनलाइन मतलब ऐप से क्या करते हैं, वो अपनी शॉपिंग करते हैं। कस्टमर क्या देखता है, कस्टमर को क्वालिटी भी चाहिए और क्या चाहिए, उनको उसका प्राइस भी कम चाहिए होता है। ये क्या होती है, ये कस्टमर की पावर होती है, क्योंकि कस्टमर के पास ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, वो दुकान से नहीं खरीदेंगे, उनको लग रहा है कि दुकान में अगर वो सामान महंगा है, वो क्या करेंगे, उस चीज़ की ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे। तो क्या है, ये बायर्स की शक्ति है, ठीक है, या फिर कहते हैं कस्टमर की शक्ति है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग में ग्राहक आसानी से ब्रांच बदल सकता है, ठीक। वही चीज़ मैंने आपको बताई कि कस्टमर क्या करता है, कस्टमर सबसे पहले उस प्रोडक्ट की प्राइस देखता है हर एक इसमें, ठीक है, हर एक ऐप में उसने उसको क्या देखा, उसकी प्राइस देखा, उसको जिसमें लगा कि इसकी प्राइस इसमें कम है, उसने क्या किया, वहाँ से शॉपिंग कर ली। तो क्या है, ये एक बायर से या एक कस्टमर की पावर है, ठीक है। अब थर्ड है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, द एबिलिटी ऑफ सप्लायर्स टू राइज प्राइस ऑन और रिड्यूस क्वालिटी, आपूर्तिकर्ताओं की शक्ति की वे कीमत बढ़ा सके या गुणवत्ता घटा सके। जैसे एग्जांपल देखिए, पेट्रोल कंपनीज पर क्रूड ऑयल सप्लायर्स का ज़्यादा दबाव होता है। अब इसमें क्या होता है, जो सप्लायर्स की पावर कैसे, क्योंकि मान लो अगर एक कंपनी है, इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ आपको कि मान लो एक कंपनी है, ठीक है, इसकी मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, उसमें क्या हुआ, एक मोबाइल में चिप लगती है। अगर जो कंपनी या फिर जो सप्लायर्स उस कंपनी को वो चिप दे रहे हैं, ठीक है, उसकी क्या हो जाए, उसकी डिमांड गिर जाए या फिर डिमांड बढ़ा दे। मान लो कि अगर वो कंपनी जो मोबाइल कंपनी थी वो सिर्फ 2 बायर्स या मतलब 2 सप्लायर से उस चिप को ले रही है। अब एक कंपनी ऐसी है या एक सप्लायर ऐसा है कि उसके पास चिप नहीं है और सेकंड वाला जो उसका सप्लायर है उसके पास चिप है, पर उसने क्या कर दिया, अपने चिप की क्वालिटी या फिर कह सकते हैं उसका प्राइस बढ़ा दिया। पर क्या होगा, पर उस कंपनी को उस चिप को लेना ही पड़ेगा। तो क्या था, ये था सप्लायर की शक्ति, सप्लायर की पावर। क्यों, क्या कर सकता है, वो अपने प्रोडक्ट को देख के उसकी सेल बढ़ा सकता है, क्योंकि जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहती है उसको उस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी और वो क्या करेगा, वो वहाँ से सामान लेगा ही। मान लो जैसे रॉ मटेरियल की बात होती है, कोई मकान बनाना है, ठीक है, मकान बनाना है, रॉ मटेरियल लगेगा ही लगेगा। अब सप्लायर्स और उसका प्राइस बढ़ा भी दे, रेट बढ़ा भी दे, तो क्या होगा, तो भी कस्टमर को उस चीज़ को खरीदना ही पड़ेगा जो सप्लायर दे रहा है, चाहे वो उसकी डिमांड बढ़ा क्यों ना दे। यह क्या होती है, एक सप्लायर की शक्ति होती है, ठीक है। ये थर्ड फोर्सेस थी कॉम्पिटिटिव मॉडल की।
फोर्थ देखते हैं, थ्रेड्स ऑफ सब्स्टिट्यूट, द अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव प्रोडक्ट दैट कैन रिप्लेस द प्रोडक्ट। ऐसे विकल्पों का खतरा जो उत्पाद की जगह ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बताया, जिसके न्यू मार्केट में एंट्री करना वो अलग था। ठीक है, वहाँ पर न्यू मार्केट में एंट्री कर रहे हैं या वो दूसरी कंपनी न्यू मार्केट में एंट्री कर रही है तो क्या हो सकता है, कंपटीशन बढ़ सकता है और खतरा हो सकता है। ठीक है, इसमें रिस्क भी है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, सप्लायर की शक्ति देखा, बायर्स की शक्ति देखा। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ के होने पर, ठीक है, जो जिसकी कमी पूरी कर सकता है। मान लो जैसे कि यहाँ शक्कर और गुड़ की बात है। शक्कर क्या है, मान लो एक सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, और उस उत्पाद की जगह गुड़ का यूज़ किया जाए तो शक्कर की जो अवेलेबिलिटी है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो जो सब्स्टिट्यूट है उसकी मात्रा कम हो जाएगी या उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। वही इसमें बताया गया कि ऐसे विकल्प का खतरा जो उत्पाद की जगह ले सकता है। तो एग्जाम्पल में दिया है, टी के लिए कॉफ़ी एक सब्स्टिट्यूट है। क्यों, अगर लोग टी नहीं लेते हैं क्या लेंगे, कॉफ़ी लेंगे। मतलब क्या हुआ, चाय की जगह कॉफ़ी ने ले लिया। इसका क्या है, ये सब्स्टिट्यूट है। ये क्या कर रहा है, इस टी के लिए ये कॉफ़ी क्या है, खतरा है। ठीक है, वही कंपनी में भी होता है। अगर कोई एक ही प्रोडक्ट की कंपनी दोनों आसपास हो या दोनों एक ही मार्केट में काम करे, दोनों एक ही मार्केट में सेल करे तो क्या होगा, एक कंपनी के लिए दूसरी कंपनी क्या बन जाएगी, सब्स्टिट्यूट बन जाएगी और उसका लॉस हो सकता है। ठीक है, तो फोर्थ फोर्सेस थी पोर्टर की। अब देखते हैं फिफ्थ, कॉम्पिटेटिव रिवेलरी। ठीक है, द इंस्टेंसी ऑफ कॉम्पिटिशन एमंग एक्साइटिंग फर्म इन द इंडस्ट्री। उद्योग में मौजूद कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा की तीव्रता। जैसे कि देखा एग्जाम्पल में लिखा है, स्मार्टफोन मार्केट में एप्पल, सैमसंग और एक्सोमी की कड़ी प्रतिस्पर्धा। इसमें बताया गया कि जैसे कि एक ही इंडस्ट्री है और क्या है, वो सभी जैसे टेलीकॉम कंपनी है। टेलीकॉम कंपनी में जैसे एयरटेल आ गया, जियो आ गया, वीआई आ गया, वोडाफोन आ गया, बीएसएनएल आ गया। ठीक है, आइडिया, सब अलग अलग आ गए। अब क्या है, वो कंपनियां एक ही है। ठीक है, उतनी सारी कंपनी मिलकर क्या बनी है, एक इंडस्ट्री बनी है। पर क्या होगा, उनके बीच कंपटीशन होगा। ना उसका कोई सब्स्टिट्यूट है, ना कोई न्यू मार्केट है, ना यहाँ पर बायर के चांसेस है, ना सेलर के, ना सप्लायर्स के। इसमें बात क्या है, इसमें चीज़ें वो है, इसमें सारी जो कंपनियां हैं वो क्या, उनके बीच क्या है, कंपटीशन है। क्योंकि जो सबकी प्रोडक्टिविटी है एक ही है। ठीक है, सभी कंपनियां हैं। टेलीकॉम कंपनी से हम एग्जाम्पल लिया, देखो सिम क्या है, एयरटेल भी है, जियो भी है, वोडाफोन भी है, वीआई है, सब सिम है। अब कस्टमर को सभी प्रकार की सिम चाहिए होगी, पर क्या होगा, इनके बीच कंपटीशन। ठीक है, सिम में कंपटीशन, मतलब एक टेलीकॉम कंपनी में क्या होगा, कंपटीशन होगा। वही बताया गया है इसमें कि जो मौजूद कंपनी है उसके बीच क्या होगी, कंपटीशन होगी। अगर क्या होगा, उस इंडस्ट्री में कोई न्यू कंपनी एंटर करती है तो अगर मान लो कि एक जो कंपनी है वो पहले से मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, एक कंपनी जो पहले से मौजूद है, उसके बाद क्या होगी, यहाँ दूसरी कंपनी फिर आ गई, यही पहले से मौजूद है, उसके बीच में क्या, फिर एक कंपनी आ गई। तो वही बताया गया कि जो मौजूदा कंपनी थी ये बढ़ते जाएगी यहाँ पर और इनके बीच क्या होगा, कंपटीशन बढ़ते जाएगा। ठीक है, कंपटीशन बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी। यही चीज़ इसमें बताई गई है कॉम्पिटिटिव मॉडल्स में। ठीक है, तो ये थी माइकल ई पॉटर की 5 फोर्सेस या फिर कॉम्पिटिटिव मॉडल, जो आपको एग्ज़ाम में 5 फोर्सेस के नाम से भी आता है। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।